हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर सीरीज़ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक आयोग, जिसमें हम आज बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उस एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक अभी आने वाले एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी आपका पेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, का पेट का एग्ज़ाम जो आ रहा है, या आप और भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आप इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि ये संविधान के किस भाग में दिया गया है तो निर्वाचन आयोग का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 यानी भाग 15 में दिया गया है। ठीक है, भाग 15 आप याद रखेंगे, क्लियर है। भाग 15 के आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का डिस्कस किया गया है। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो चुनाव आयोग एक अस्थाई व स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, अस्थाई है भी है और स्वतंत्र भी है, मतलब चुनाव आयोग पे सरकार का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है, तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, अब हम बात करें स्टूडेंट कि चुनाव आयोग का बेसिकली हमारे देश में, इंडिया में किस किस प्रकार का चुनाव कराना होता है, तो आप सभी को पता है कि भारत में दो प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट। अभी डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हम राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। बट स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जानेंगे कि निर्वाचन आयोग जो यहाँ होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो कौन कौन संस्थाओं का, कौन कौन पदों का बेसिकली इलेक्शन कराता है। तो सबसे पहले संसद, बेसिकली संसद का ये चुनाव कराता है, और संसद में आपका आता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ये चुनाव कराता है। दूसरा है राज्यों के राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल यानी विधान सभा भी और विधान परिषद भी। ठीक है, इन सभी का चुनाव निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। उसके बाद है प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो अभी जुलाई में होने वाला है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 4 सेक्शन है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव कराने का, ये जो एरिया है यही है। ठीक है, याद रखेंगे स्टूडेंट, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं किन किन संस्थाओं का, किन किन पदों का इलेक्शन बेसिकली चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। तो जिसमें आपका संसद है, राज्य विधानमंडल है, राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है। इन सभी का निर्वाचन कौन करता है? चुनाव आयोग। स्टूडेंट, आप इस मेरे नोट्स से आप अपने पेन और कॉपी लेकर के उसमें ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को अपने नोट्स में मेंशन किया हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी जो सीधे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट की अच्छी सी समझ हो। बट स्टूडेंट, ये जो मैंने लिख रखे हैं स्लाइड पे, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप इसको तरीके से, जिस तरीके से हमने नोट कर रखा है, अगर आप उसी तरीके से नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या आप अपना कोई और फॉर्म अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था का मतलब कि इंडिया में ये एक ही ऐसा संस्था है जो बेसिकली चुनाव ये सब कराता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पंचायत चुनाव गांव में होता है, जो निगम चुनाव होता है, ये चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किसका चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जा सकता है या नहीं कराया जाता है। तो इसमें जवाब होगा आपका पंचायत चुनाव और निगम चुनाव का चुनाव आयोग के द्वारा यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे स्टूडेंट। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली चुनाव आयोग की संरचना क्या होती है। ठीक है, चुनाव आयोग की संरचना क्या होती है बेसिकली। ठीक है,
संरचना मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन चीज़ों से चुनाव आयोग बनता है, ठीक है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो लीड करता है, और ये अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब अन्य आयुक्त में कितने होते हैं, आज के टाइम में ये अन्य आयुक्त 2 हैं, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 ये, टोटल ये इसमें आज के टाइम में 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ये जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, जो इनके हेल्प के लिए बेसिकली इनके सहयोग के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इन तीनों की नियुक्ति, चाहे ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए एक ये स्वतंत्र निकाय माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। तो इनकी दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। देखिए जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक आयुक्ति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है मुख्य निर्वाचन आयोग के सलाह पर। बेसिकली अगर ये व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी हेड जो निर्वाचन आयोग का है वो अगर सलाह दे तो प्रेसिडेंट प्रादेशिक आयुक्ति की भी नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। देखिए एक नोट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यानी भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनके सेवा शर्त, पदावधि, इसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो बात करें अगर इनकी सेवा शर्त की यानी कार्यकाल की, बेसिकली पदावधि की, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी या कुछ भी, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करता है कि सेवा की शर्त क्या होगी और पदावधि क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या आज के टाइम में अगर ये 3 सदस्यीय संस्था है तो शुरुआत में भी ये 3 सदस्यीय था या नहीं था। तो स्टूडेंट थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाना चाहेंगे हम लोग। 15 अक्टूबर 1950 जब इसका गठन हुआ था तब से लेकर 1989 तक यह 1 सदस्यीय निकाय था, मतलब एक ही था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद नाम से जाना जाता था। बेसिकली उस टाइम शुरुआती दिनों में जनसंख्या उतना नहीं था, तो इस बात का भी ये प्रभाव या लोड नहीं था कि ज़्यादा व्यक्तियों को रखना उचित नहीं है। सो 1 सदस्यीय था। आप ध्यान देंगे हमारे निर्वाचन आयोग में 1 व्यक्ति होता था जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते थे। ध्यान रखेंगे 15 अक्टूबर 1950 से 1989 तक। 16 अक्टूबर 1989 को बेसिकली इसके बाद ये 3 सदस्यीय हो जाता है। 3 सदस्यीय होने का रीज़न ये है कि जो 21 साल पहले चुनाव मतदान देने की आयु थी उसको घटाकर अब 18 साल कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो मतदाता की संख्या है वो बढ़ जाती है और इसीलिए इस 1 सदस्यीय संस्था को हम 3 सदस्यीय कर दिया जाता है। 3 सदस्यीय में एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं ये अन्य सदस्य, ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी अन्य सदस्य आप कह सकते हैं। पुनः 1990 में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये 1 सदस्यीय निकाय बना दिया जाता है और 1990 के बाद बेसिकली अब तक प्रेजेंट टाइम तक, इसके बाद ये आज के टाइम में 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या 2 अन्य सदस्य हो, ठीक है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, बाकी 2 को हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, ईसी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनकी पावर सेम होती है या इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए इनकी जो शक्तियाँ होती है ना वो समान होती है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चाहे इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयुक्त हो, इन तीनों की शक्तियाँ समान होती है। लेकिन स्टूडेंट जब भी कभी मतभेद होता है आपसी विचारों का तो इसमें बहुमत का आधार चुना जाता है, मतलब 3 जने हैं, अगर इन तीनों में मतभेद हो जाए,
मतभेद हो जाए तो इसमें बहुमत का आधार देखा जाता है कि किस बेसिकली बहुमत किस बात पे है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये दो अन्य सदस्य मिल जाएं आपस में, बेसिकली स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर ये दो अन्य सदस्य जो हैं, अन्य सदस्य ये दोनों आपस में मिल जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, क्योंकि पावर दोनों की सेम है स्टूडेंट, ठीक है। बट एक जगह हम आपको बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पावर में एडवांटेज क्या है, मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा पावर क्या है, ठीक है, जिसे इसको चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। सो अगर बात करें हम वेतन की, अब जब पावर सेम है, पद समान है, तो इनकी वेतन, भत्ते और जितने भी अनुलाभ समान होते हैं वो सारे सेम होते हैं। स्टूडेंट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो सैलरी होती है बेसिकली वो समान नहीं होती है या अलग अलग दे सकता है कूट में, ठीक है। सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्यकाल। कार्यकाल मतलब कितने साल तक वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट ये, ठीक है। ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, और ये है हमारे दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। देखिए कार्यकाल की अगर बात करें स्टूडेंट तो ये 6 साल तक, या तो आप 6 साल तक पद पर रह सकते हैं या आपकी आयु 65 वर्ष तक, बेसिकली आपकी आयु अगर 65 वर्ष तक हो गई है तो आप उसके बाद रिटायरमेंट आपका हो जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में बनता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का एक सदस्य बनता है, बेसिकली मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसको 50 प्लस 6 यानी 56 साल में उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे काम किया आपका ये 6 साल, ठीक है। बट अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कर्मचारी अगर मान लेते हैं कि 63 साल की उम्र में वो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना, ठीक है, तो उसे अब वर्क करने के लिए 2 ही साल मिलेंगे, क्योंकि 2 साल वर्क करेगा तो उसकी एज हो जाएगी 65 साल तक। अतः इसको अब रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि शर्त ये है कि या तो आपकी आयु 65 वर्ष तक हो जाए या 6 साल तक, जिस दिन से आप पद ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, जो भी पहले हो उसी के अनुसार कार्यकाल निर्धारित होता है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ गए होंगे आप लोग ये पॉइंट, ठीक है। और देखिए त्यागपत्र बेसिकली ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नियुक्ति वही करते हैं, तो प्रेसिडेंट को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। इनको पद से हटाया भी सकता है अगर वो संवैधानिक तरीके से इलेक्शन ना कराएं या कोई भी कदाचार जैसी भावना पता चले तो इन्हें हटाया भी जा सकता है, ठीक है। इन्हें अब कैसे हटाया जा सकता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बाकायदे बहुत जटिल प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नियम से इस हटाया नहीं गया है। बेसिकली स्टूडेंट पार्लियामेंट के दोनों सदन में 2/3 सदस्यों के बहुमत से और हटाया जाता है उनको, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको हटाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई चीफ इलेक्शन कमीशन की। अगर बात करिए 2 अन्य सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, तो सीधी सी बात है, चीफ इलेक्शन कमीशन जब राष्ट्रपति से अनुरोध करता है इन दोनों को हटाने के लिए, तो नॉर्मल विधि से ही इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन के अनुरोध पर इनको हटाया जा सकता है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात ये कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। जनरली जिस व्यक्ति को, जिस पद पे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चुनता है तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब सर प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? देखिए प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के मन के अनुसार जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक आप उस पद पर बने रह सकते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि आप उस पद के लिए योग्य नहीं हैं तो राष्ट्रपति बिना कारण का आपको हटा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। बट सामान्यतः प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, इनको जनरली
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, यानी राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक भी इन्हें हटा नहीं सकता है। सो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इस पॉइंट से सवाल, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? याद रखेंगे आप 6 वर्ष एंड 65 वर्ष आयु तक। अब बात करते हैं थोड़ी सी पावर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वोट होते थे तो बॉक्स में डाले जाते थे, बेसिकली ईवीएम जब नहीं था। आज भी पंचायती चुनाव जनरली बैलेट पेपर पे ही होते हैं, बट ये संसद और विधानसभा की जो चुनाव है वो ईवीएम से होता है। और स्टूडेंट यहाँ तक कि मैं बता दूं, भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक पद प्रेसिडेंट के लिए भी चुनाव जो होता है वो बैलेट पेपर से ही होता है, ईवीएम से नहीं होता है, ठीक है। सो अगर इनकी शक्ति और पावर के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम इनकी पावर के बारे में समझने के प्रयास करेंगे तो इनके पास प्रशासनिक पावर भी होता है, सलाहकारी भी पावर होता है और अर्ध न्यायिक भी पावर होता है स्टूडेंट, ठीक है। स्पेसिफिक पावर क्या होता है निर्वाचन आयोग का, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या होता है बेसिकली? देखिए, निर्वाचन आयोग के सहायता के लिए कार्य में भी आ जाएगा बेसिकली, ये उप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, ठीक है, ताकि उनकी सहायता कर पाएँ। भाई देखिए, ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो आपके 3 सदस्य होते हैं, ये तो लीड करते हैं पूरे इलेक्शन को, बट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ना, जो इलेक्शन को इजीली आराम से कंडक्ट करा पाए। जो उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो सिविल सेवा से लिए जाते हैं, लाइक आईएएस, आईपीएस या आईएफएस से। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है ताकि इलेक्शन कमीशन के कार्यों का जो एरिया है वो राज्य के अंदर भी है, तो राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग उन कार्यों को अपने थ्रू कराए। बेसिकली नाम होता है कि निर्वाचन आयोग ही करा रहा है, बट ये हो सकता है, ठीक है। राज्य स्तर पर इसकी नियुक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग। जिले स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिले का डीएम होता है अर्थात डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, हर जिले का निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बेसिकली स्टूडेंट। सो आप याद रखेंगे, अगर आपके स्टेट में या आपके ज़िले में इलेक्शन हो रहा है तो निर्वाचन का जो हेड होगा आपके ज़िले में वो निर्वाचन आयोग का अधिकारी नहीं होगा, बल्कि आपके ज़िले का डीएम होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड ये है इम्पॉर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या है। बेसिकली सबको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य है, जिसमें हमने 4-5 पॉइंट नोट कर रखा है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। पहला, अगर निर्वाचन आयोग के कार्य की बात किया जाए तो सबसे पहली बात है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना। बेसिकली किस एरिया में निर्वाचन होना है, किस इलाका में निर्वाचन होना है, उस निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करने का कार्य जो करता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना। बेसिकली जो उस स्टेट में जो उस एरिया में मतदाता है उनकी एक सूची बनाना, जिससे कि उस सूची के थ्रू उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना कि भाई कौन इलेक्शन दे सकता है, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। तो बेसिकली ये निर्वाचन आयोग का ही काम होता है, निर्वाचक नामावली तैयार करना। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आपके गांव में या शहर में भी अगर आप रह रहे हैं तो स्कूल से जुड़े टीचर या और भी उसके छोटे मेंबर आते हैं और एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, जिसके थ्रू आपका एक निर्वाचन कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप निर्वाचन में आप भागीदारी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो निर्वाचन तिथि कौन निर्धारित करेगा? निर्वाचन आयोग। इलेक्शन इस महीने में होगा कि उस महीने में होगा कि इस डेट को होगा कि उस डेट को होगा, ये सारा निर्धारित करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग। समय निर्धारित करना, बेसिकली टाइम, वही निर्वाचन तिथि वो टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक इलेक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं कि सुबह के 3 बजे से इलेक्शन स्टार्ट हो जाए, तो इसमें धांधली भी हो सकती है और मतदान केंद्र लूटा भी जा सकता है। या ऐसा तो नहीं कि रात को 10 बजे तक मतदान होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो समय का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। आचार संहिता निर्मित करना,
स्टूडेंट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इलेक्शन के लिए कि जो आचार संहिता होता है वो निर्मित करता है निर्वाचन आयोग, बट कितनी सटीक से पालन हो पाता है यह आप हम सब जानते हैं। बट अच्छा हो किसी भी एक अच्छे चुनाव के लिए यह आचार संहिता का अच्छा पालन होना ये सबसे अच्छे चुनाव का परिचायक होता है। ठीक है। निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, बेसिकली किस पार्टी को कौन सा चिन्ह होगा ये डिसाइड करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है कि कांग्रेस का हाथ का पंजा है, बीजेपी का कमल है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है एंड बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती जी का हाथी है। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो निर्वाचक चिन्ह होता है बेसिकली निर्वाचन आयोग के द्वारा ही वितरित किया जाता है, आवंटित किया जाता है। आप ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई भी चिन्ह ले लिए। बेसिकली आप प्रपोजल दे सकते हैं कि हमें ये चिन्ह पसंद है, हम ये चीज़ ले सकते हैं, तो उनके फाइनल डिस्कशन के बाद फाइनल कहने के बाद आपको वो चीज़ दिया जाता है, या निर्वाचन आयोग ही बेसिकली इस पद चिन्ह का आवंटित करता है किसी भी नए पार्टी के सदस्य को। ठीक है स्टूडेंट। सो ये रहा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए हम ये जितने भी संवैधानिक आयोग है आने वाले 5 से 7 दिनों में सारे संवैधानिक आयोग का डिस्कस कर देंगे अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। जैसे आज हमने बात कर लिया निर्वाचन आयोग के बारे में, कल हम लोग बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, देन उसके बाद वित्त आयोग के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में, भारत के महाधिवक्ता के बारे में, और बेसिकली उसके बाद आप बचता है CAG कैग, आपने सुना होगा CAG। देखिए इन सब से एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं स्टूडेंट। तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इन लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा मिले। और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।